Ignited Minds Tutorials has recently released a video focusing on the revision of Class 9 CBSE science topics. The video covers basic concepts and numericals in physics, providing a comprehensive review for students preparing for their exams. With clear explanations and examples, the video aims to help students solidify their understanding of key scientific principles by simplifying complex concepts and demonstrating problem-solving techniques. The tutorial seeks to enhance students' confidence in tackling science-based questions. This resource can serve as a valuable tool for students looking to reinforce their knowledge and improve their performance in the subject. The tutorial's accessibility and user-friendly format make it an excellent option for students studying independently or seeking additional support outside of the classroom. Overall, this video offers a valuable resource for Class 9 students as they prepare for their CBSE science exams, contributing to their overall academic success and intellectual development through the careful explanation of important topics and targeted practice. With numericals, Ignited Minds Tutorials video serves as a valuable aid for students striving for excellence in their science studies. फटाफट कुछ सवाल करेंगे हम यहाँ पे पीपल फॉर कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स. तो यहाँ पे देखो एक सवाल है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर. तो कोई बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया गया है, वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब ऊपर फेंका गया है, ठीक है, एंड इज गोइंग थ्रू अ हाइट ऑफ कितना 19.6 मीटर्स. This is 19.6 meter. A ball is thrown vertically upwards. It goes through a distance of 19.6 meter. Find the initial velocity of the ball. तो यहाँ पे जो initial velocity है वो कितनी होगी, ठीक है. ये आपका भाई साहब इतने हाइट तक वो गया है, ठीक है. मुझे बताइए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है. एट द हाइएस्ट पॉइंट व्हेन a ball is thrown vertically upwards, at the highest point the final velocity is always going to be 0, ठीक है. क्लियर है. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड ओके. यहाँ पे इस पूरे मूवमेंट में आपका u का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. v की वैल्यू है 0, s की वैल्यू जो हाइट है डिस्टेंस वो कितना है 19.6 मीटर है, ठीक है. क्लियर है. और क्या है भाई साहब आपका फाइंड द इनिशियल एंड द टाइम टेकन बाय इट. आपको यहाँ पे टाइम भी फाइंड आउट करना है. यू हैव टू बेसिकली टाइम टेकन बाय इट टू राइट द हाईएस्ट पॉइंट. यहाँ पे आपको a की वैल्यू कितनी होगी बोलो. जब हम ऊपर जाते हैं तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपन नेगेटिव लेते हैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी -g, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है. यहाँ पे आपको जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, आपके पास 3 इक्वेशन है. पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, v = u + at, ठीक है. यहाँ पे तुमको क्या क्या दूसरा इक्वेशन क्या है आपको देखना है, कौन सा इक्वेशन आपको बेसिकली यूज़ करना है. s = ut + हाफ at का स्क्वायर एंड v² = u² + 2as. ये आपके इक्वेशंस हैं जो जिनमें से आपको भाई साहब यूज़ करना है, ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है. ओके चलिए देखते हैं. v = u + at है, ठीक है. यहाँ पे आपका क्या क्या a का वैल्यू आपको मालूम है ना. सो दिस इज बेसिकली नोन, ये अननोन है, ये u भी आपका अननोन है, ये v नोन है. जब भी आपके 2 अननोन क्वांटिटीज हो जाएंगे किसी इक्वेशन में तो आप उस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते. यू ओनली हैव टू हैव 1 अननोन क्वांटिटी, ठीक है. चलिए इस पे आते हैं. देखो s की वैल्यू नोन है, u की वैल्यू भी अननोन है, t की वैल्यू भी भाई साहब आपकी अननोन है, ठीक है. यहाँ पे a की वैल्यू नोन है, a की वैल्यू -g है, ठीक है. t की वैल्यू अननोन है. तो यहाँ पे भी देखो 2 अननोन हो गए u और t. इस पे आते हैं. v की वैल्यू नोन है, u की वैल्यू अननोन है, a की वैल्यू नोन है और s की वैल्यू नोन है, ठीक है. तो यहाँ पे आपका a की क्वांटिटी है जो अननोन है. इस इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट u. आर वी क्लियर. अगर आपका आप इक्वेशंस की टेस्टिंग ऐसे ही करेंगे, कौन सा इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने अननोन क्वांटिटीज़ आते हैं. अगर एक अननोन क्वांटिटी है तो ही आप उस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं. अगर एक से ज़्यादा अननोन क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली आप उस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. सो वी विल बी यूजिंग दिस. नाउ
v हमको मालूम है ऊपर 0 का स्क्वायर हो गया है ना, u स्क्वायर की जगह पे हम क्या डालेंगे u स्क्वायर, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी u, ठीक है, लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी u। तो ये हो गया u स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो माइनस, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये a आपका माइनस में है, तो ये हो गया 2, g मतलब हो गया कितना आपका देखो 9.8 और s कितना हो गया आपका देखो 19.6, ठीक है, 19.6, ठीक है। ओके, अभी आप इसको इधर लेकर आ जाओ, चाहे तो u स्क्वायर को, इस पूरे को इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं देखो 2 इंटू 9.8 कितना आ जाएगा 19.6, 19.6 इंटू 19.6 ये हो जाएगा 19.6 का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो गया 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 19.6 का स्क्वायर, है कि नहीं। देखो ये आपका हो गया 19.6, ये हो गया 19.6, तो 19.6 इंटू 19.6 ये हो गया 19.6 का स्क्वायर। माइनस में था, तुमने इधर लाया तो ये क्या हो गया प्लस, क्योंकि 0 है, 0 तो 0 ही रहेगा भाई साहब, ठीक है। सो अभी हम सिंपल लिख सकते हैं u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19.6 का स्क्वायर। सो देयरफॉर u की वैल्यू कितनी हो गई 19.6 मीटर पर सेकेंड। यही आपका पहला आंसर हो गया। देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी of the ball is 19.6 meter per second. Are we clear to this one people? ठीक है, okay. Time taken by it to rise to the highest point. अभी आपको t निकालना है। देखो अभी तुम्हारा u आ गया है, तो तुम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे t आपका अननोन है, लेकिन अभी आपका ये u भी नोन हो गया है, ठीक है, ओके। सो यूजिंग इक्वेशन, तो अपन अगर ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, using equation v is equal to u plus at, ठीक है, प्लस at। तो यहाँ पे v की जगह पे क्या हो जाएगा 0, u की जगह पे अपन क्या लिखेंगे 19.6, h के जगह पे माइनस g, दैट इज माइनस 9.8 इंटू t, ठीक है, क्लियर है। इसको अपन ने इधर लिया तो ये हो गया माइनस 19.6 इज इक्वल टू माइनस 9.8 टी। तो आपका टी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 19.6 अपॉन माइनस 9.8, ये कैंसिल ये हो गया भाई साहब आपका 2। सो देयरफॉर टी की वैल्यू कितनी हो गई 2 सेकेंड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम टेकन बाय इट, देयरफॉर टाइम टेकन by the ball to rise to the highest point, time taken by the ball to rise to the highest point is 2 seconds, clear है? Are we clear on this one people? Okay, a cricket ball is dropped from a height of 20 meters. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो 20 मीटर ऊपर से एक क्रिकेट बॉल को भाई साहब ड्रॉप किया गया है, ठीक है। सो दिस हाइट इज हाउ मच पीपल? दिस हाइट इज 20 मीटर्स, दिस हाइट इज 20 मीटर्स। द क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो जब भी आप फ्री फॉल कराते हैं किसी भी बॉडी का, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है भाई साहब आपका फ्री फॉल है। फ्री फॉल मतलब कैसा होता है, देखो ये छोड़ दिया आपने, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। अगर आपने इसको पटका है तो वो फ्री फॉल नहीं है, ठीक है, उसमें आपने इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे फ्री फॉल है। फ्री फॉल में हमेशा इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी होगी 0। एवरी टाइम ड्यूरिंग फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0। सो क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। तो यहाँ पे आपका s का वैल्यू कितना है 20, u की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो v पूछा है आपका फाइनल वेलोसिटी, और क्या पूछा है कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स। आपको यहाँ पे g की वैल्यू दी हुई है, मतलब a आपका क्या हो जाएगा g, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं
तो एक्सेलरेशन को आपको नेगेटिव लेना पड़ता है। जैसे पिछले वाले केस में आपने एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया था, यहाँ पे नीचे ही गिर रहा है और नीचे ही एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। दिस विल बी पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। और आपको यहाँ पे क्या निकालना है भाई साहब, टाइम टेकन टू फॉल थ्रू दिस हाइट। ओके, फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब इक्वेशंस क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन में अगर हम आए, v की वैल्यू मालूम है नहीं, ठीक है, u की वैल्यू मालूम है यस, a की वैल्यू मालूम है यस, a इज इक्वल टू जी, t की वैल्यू मालूम है नहीं, तो ऑब्वियसली इस वाले इक्वेशन को अपन नहीं यूज़ कर सकते। सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या s की वैल्यू मालूम है, यस, ठीक है, क्या u की वैल्यू मालूम है, यस, ठीक है, t की वैल्यू मालूम है नहीं, a की वैल्यू मालूम है, यस, तो यहाँ पे देखो ये t आ गया फिर से, तो एक t ही इकलौता है जिसका वैल्यू हमको नहीं मालूम है। क्या इस इक्वेशन को अपन यूज़ कर सकते हैं, यस, ठीक है। चलिए इसको यूज़ करते हैं अपन, तो यहाँ पे s की वैल्यू, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, a की जगह पे क्या लिखेंगे, जी टी का स्क्वायर, s की वैल्यू डाली यहाँ पे 20, यू टी मतलब ये 0 हो गया भाई साहब, 0 इंटू टी आपका 0 हो गया, हाफ, ठीक है, g का वैल्यू यहाँ पे कितना है भाई साहब 10, और ये हो गया आपका t का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। इसको अपन ने इधर लिया तो 20 इंटू 2 और ये आएगा इधर अपॉन 10 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, ये कैंसिल हम, तो t का स्क्वायर आपका कितना हो गया 4, सो देयरफॉर t की वैल्यू कितनी हो गई 2 सेकेंड्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। तो t की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 2 सेकेंड्स, t की वैल्यू हो गई 2 सेकेंड्स, सप्लीमेंट चाहिए इधर रखना जरा, t की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 2 सेकेंड्स, ठीक है। सो टाइम टू फॉल थ्रू दिस हाइट, नाउ कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, तो आपको v कैलकुलेट करना है। क्या अभी इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि t आपको मालूम चल गया है, तो दिस कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, u प्लस ए टी, ठीक है, v की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, u यहाँ पे 0 है, a कितना है भाई साहब, तो यहाँ पे हो गया g इंटू टी, ये तो आपका 0 हो गया, तो v की वैल्यू हो गई g इंटू टी, दैट इज 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। आपके यूनिट्स के साथ आएगा वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड is 20 meter per second, is 20 meter per second. Calculate the time it takes to fall through this height. So therefore इसका क्या इक्वेशन हो जाएगा, the time taken is 2 seconds, ठीक है। Are we clear on this one people? हम clear है। A ball is thrown up with a speed of 15 meter per second. How high will it go before it begins to fall, ठीक है। तो एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया है ऊपर की तरफ, ठीक है, और इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी दी हुई है भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हियर इज हाउ मच, 15 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल इज बेसिकली प्रोजेक्टेड विद अ हाइट विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, तो यहाँ पे भाई साहब आपका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट में v की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो यहाँ पे s की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। u आपको दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस g, दैट इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ये सब आज चीज़ें आपको दी हुई है, s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फटाफट से इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या नोन है भाई साहब, v आपका नोन है, u नोन है, a नोन है, t अननोन है, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे s फाइंड करना है,
टाइम नहीं। हम देखेंगे कि अगर हमको इसको यूज़ करना है कि नहीं, लेकिन इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका टाइम निकलेगा। ठीक है, एस है यहाँ पे देखो, एस इज़ नॉट नोन टू अस, यू नोन है। ठीक है, टी नॉट नोन टू अस। ठीक है, तो इसका मतलब 2 अननोन हो गए आपके, इस इक्वेशन को आप यूज़ नहीं कर सकते फिलहाल। वी स्क्वायर, वी नोन है, यू नोन है, ए नोन है, और यहाँ पे एस अननोन है। क्या इस इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। आपको एस ही कैलकुलेट करना है, तो आप 2 तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। आपने पहले यहाँ पे टी कैलकुलेट किया, फिर टी से आप इस इक्वेशन पे आकर एस को कैलकुलेट करें, तो 2 डबल काम हो जाएगा। एस को कैलकुलेट करना तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी यहाँ पे? वी हो गया आपका 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब हो गया आपका 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 9.8 इंटू एस। ठीक है, एस तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 225 माइनस 19.6 एस। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? एस की वैल्यू हो गई 225 अपॉन 19.6। ठीक है, 225 अपॉन 19.6, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई साहब। ठीक है, एस की वैल्यू हो जाएगी 2250 अपॉन 196, तो ये हो गया आपका 98, 2 11 ज़ा 22, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कितना आ जाएगा भाई साहब? ये 1125। इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस विल बी इन मीटर्स। क्लियर है? आर वी क्लियर हाउ टू कैलकुलेट दिस? ओके, चलिए भाई ये वाला सवाल देखते हैं। अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, व्हाट इज हिज मास? क्या हो जाएगा भाई साहब मास? आपको जी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, ये हो गया आपका 600 न्यूटन, और ये कितना है भाई साहब मास? व्हाट इज हिज मास नहीं मालूम, जी की वैल्यू मालूम है कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस न्यूटन की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? 600 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 600 kg अपॉन 10, तो ये हो गया आपका 60 kg। ठीक है, मास हो गया आपका 60 kg। क्लियर? मास हो गया आपका 60 kg। इफ ही वे टेकन टू द मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन। जब उसको मून पे लेकर जा रहे हैं तो मून पे उसका वेट कितना हो गया भाई साहब? 100 न्यूटन। ठीक है, व्हाट इज हिज मास ऑन द मून? मास क्या हो जाएगा? हाँ, 10 kg नहीं, मास इज गोइंग टू रिमेन द सेम। मास इज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, तो ये आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, मास ऑन मून और एनीवेयर, ठीक है, इज गोइंग टू बी हाउ मच? 60 kg ओनली। ठीक है, तो बिकॉज मास इज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, mass is a measurement of quantity of matter in a body. ठीक है, in a body there will be no change in the mass. मून क्यों, किसी भी कहीं पे भी उसको लेकर जाओ, ठीक है, एनीथिंग व्हेनेवर इट, पूरे यूनिवर्स में भी कहीं पे भी लेकर जाओ, उसके मास में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। ठीक है, ये जो उबासी ले रही हो ना भाई साहब, जब कल साइंस का एग्ज़ाम देने बैठोगी ना 50% इसमें भी नहीं आएंगे। मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर है। ठीक है, तो ये आपका हमेशा 60 kg ही रहेगा उसका, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑन द मून? सेम, दैट इज 60 kg। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? अभी देखो, वेट ऑन मून विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना हो जाएगा? वेट ऑन मून अपॉन मास। ठीक है, तो वेट ऑन मून कितना दिया हुआ देखो? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन मतलब 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मास कितना है? 60 kg। सो दिस इज बेसिकली 60 kg।
ये हो गया भाई साहब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ये kg और kg कैंसिल हो गया, 10/6 दैट इज़ 3, और ये हो गया आपका 5, तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। मास में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा। कभी भी आप मून में किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हो तो यहाँ पे जितना वेट होता है उसका 1/6 वेट हो जाता है मून में, और इसका मेजर रीज़न है नॉट मास बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। The volume of a solid of mass 500 gram is 350 centimeter cubic. What will be the density of this solid? क्या हो जाएगा इसका डेंसिटी? डेंसिटी क्या होता है भाई साहब? What is density? Density is equal to mass upon volume. Density is basically mass upon volume. तो मास कितना है यहाँ पे? 500 ग्राम्स, और वॉल्यूम कितना है? 350, तो ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। कैंसिल कैंसिल, 5 10 ज़ा 5 7 ज़ा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ये हो गया इसका डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ये हो गया भाई साहब ए का आंसर। व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड कितना होगा? तो यहाँ पे देखो इसका डेंसिटी कितना, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड नहीं, आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड कितना हो जाएगा? वॉल्यूम जिसका जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना भाई साहब इसका वाटर भी डिस्प्लेस होगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड इज इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम, दैट इज हाउ मच? 350 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का मास कितना है? 1 ग्राम। तो 350 सेंटीमीटर क्यूबिक का मास कितना हो जाएगा? 350 ग्राम्स, ठीक है। सो देयरफॉर मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, देखो वैसे भी अगर आप देखोगे मास क्या होता है? मास होता है आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो मास वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूबिक है, ठीक है। और यहाँ पे डेंसिटी कितना है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 350 ग्राम्स। आर वी क्लियर? ये हो गया आपका मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। सो दिस विल बी मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड। व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड? रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा? अरे रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है भाई साहब? रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर, ऑफ कोर्स, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड यहाँ पे कितना है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड? 1.42, और ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो इसका कितना हो गया? 1.42। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। दैट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ये हो गया भाई साहब रिलेटिव डेंसिटी। विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर? सिंक क्यों हो जाएगा? क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ध्यान दो यहाँ पे 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, एंड दिस इज डेफिनेटली मोर देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। So density of solid is more than density of water, so therefore the solid will sink in water. The solid will sink in water. Clear है? Are we clear on this one, people? It will sink in water. How much work is done by a force of 10 Newton in moving an object to a distance of 1 meter in the direction of force? ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? फोर्स क्या होता है भाई साहब? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है।
फोर्स यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका, फोर्स इज 10 न्यूटन, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना मूव किया है आपने, 1 मीटर, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाता है, जूल्स, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 10 न्यूटन मीटर, दैट इज इक्वल टू 10 जूल्स। तो वर्क डन यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, 10 जूल का वर्क डन हो गया। क्लियर है, आर वी क्लियर? Calculate the work done in lifting 200 ग्राम of water through a vertical height of 6 meters, ठीक है। देखो यहाँ पे आप इतने वाटर को इतना ऊपर लेकर जा रहे हैं, कितना भाई साहब, 6 मीटर का हाइट है, ठीक है। सो इट्स बेसिकली अ हाइट ऑफ हाउ मच, 6 मीटर्स, दिस इज अ हाइट ऑफ 6 मीटर्स, ठीक है। एक भाई साहब वाटर लेकर जा रहे हैं आप इतना ऊपर तक, ठीक है। ये 200 kg है, दिस इज बेसिकली 200 kg ऑफ वाटर इज बीइंग लिफ्टेड थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर्स। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 200 kg, g की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 मीटर्स, ठीक है। क्लियर है, ओके। सो दिस विल बी हाउ मच, देखो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। ये हो गया न्यूटन, और न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा, जूल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका जूल्स, ठीक है। अभी कर लो भाई साहब, 200 इंटू 10 हो गया 2000, 2000 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 2 6 12, और 3 0 लगा दोगे भाई साहब, ये 3 0 लगे, 12,000 जूल्स ऑफ वर्क इज डन, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। A car weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter, deaccelerating uniformly. What is the force exerted on it by the brakes? What is the work done by the brakes? ठीक है, तो भाई साहब कोई कार है जो रास्ते पे चल रही थी, ठीक है। So let's say there is a car which is moving and this car is basically moving. It is of mass कितना है भाई साहब, 1000 kg. This car is of mass 1000 kg and it is traveling at a speed of 30 meter per second. Stops at a distance of 50 meter. तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, कितने, 50 मीटर की डिस्टेंस पे ये स्टॉप हो रहा है। ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज बेसिकली 50 मीटर्स, ठीक है। इसने ब्रेक मारा और ये स्टॉप हो रहा है। सो यहाँ पे आपको डी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, तो यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, जब ब्रेक मार रहे हैं तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, अभी आपको यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, आप कैसे निकाल सकते हैं। पहले आपको निकालना पड़ेगा फोर्स कितना लग रहा है ब्रेक से, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस आपको मालूम है कितना डिस्टेंस लगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे, फोर्स निकाल कर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन फोर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा भाई साहब, इक्वेशन ऑफ मोशन से। चलिए अभी हम इसके मास को भूल जाते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड है ना, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि गाड़ी रुक गई है तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। कितनी देर बाद रुका है, 50 मीटर्स। ये सब आपके नोन क्वांटिटीज हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फटाफट से इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। कैसे निकल सकता है एक्सेलरेशन, नहीं निकल सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका t अननोन है, ठीक है, और a भी अननोन है, दो अननोन क्वांटिटीज हो गई हैं। हालांकि ये दोनों नोन है लेकिन ये दोनों अननोन क्वांटिटीज हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे भाई साहब आपका t अननोन है, s नोन है, u नोन है, और a भी आपका अननोन है, ये भी नहीं यूज कर सकते। अभी आप आते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पे, ठीक है। s नोन है, v नोन है, u नोन है, सिर्फ a अननोन है। क्या इसको अपन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट दिस इज द ओनली इक्वेशन विच कैन बी यूज्ड। तो यूजिंग इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 का स्क्वायर, है ना। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 30 का स्क्वायर प्लस 2,
इंटू ए की वैल्यू भाई साहब कोई मालूम नहीं, एस की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 100A और यहाँ पे कितना हो गया 900 इज इक्वल टू 0। अभी आप इसको अगर इधर लेते हैं तो ये -900 इज इक्वल टू 100A, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी -900/100 एंड दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, A विल बी इक्वल टू -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया A का वैल्यू। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल सही, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड? तो अभी हम बात करेंगे फोर्स की भाई साहब क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास कितना है भाई साहब आपका 1000 kg इनटू एक्सेलरेशन दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी यहाँ पे माइनस से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक्स का जो रिटार्डेशन है वो पीछे की तरफ ही रहेगा, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आपका न्यूटन, तो ये हो गया आपका 9000 न्यूटन। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स इज 9000 न्यूटन। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स? तो अभी वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन होता है भाई साहब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन इज हाउ मच, वर्क डन इज भाई साहब आपका 9000 न्यूटन इनटू 50, ठीक है, जूल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 45,000। ये ऐसे आंसर लिखना थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि 1 2 3 4 इसको ऐसे लिखना 4.5 इंटू 10⁴ जूल्स। यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अभी से ही आदत डाल लो, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम two bodies of equal masses move with velocities v and 3v. Find the ratio of their kinetic energies. Kinetic energy भाई साहब क्या है? Kinetic energy होती है हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल मासेस है दोनों, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, हाफ मास m और पहले वाले का वेलोसिटी कितना है v, तो mv का स्क्वायर। यहाँ पे हाफ मास m और इसका वेलोसिटी कितना है 3v इसका स्क्वायर। हाफ और हाफ कैंसिल, m और m कैंसिल। यहाँ पे कितना आ गया बोलो, v स्क्वायर बाई 9v का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1/9, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज। सो देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर kinetic energies is equal to 1:9. Ratio of the kinetic energies is 1:9. ठीक है, are we clear? How much work should be done on a bicycle of mass 20 kg to increase its speed from 2 meter per second to 5 meter per second? बाईसाइकिल के सवालों में अक्सर आपको ये दिया रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर करो, ठीक है। ओके, तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वैसे 1 लिख देते हैं हम यहाँ पे, हाफ m u1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू m दैट इज 20 इंटू u का स्क्वायर कितना है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, 2 10 are 20, 10 इंटू 4, तो 40 जूल्स हो गया। ये एनर्जी है, केजी और मीटर पर सेकेंड है, तो आपका ऐसा ही आएगा, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 2, ये कितना हो जाएगा, हाफ m u2 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई साहब हाफ इंटू 20 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना भाई साहब 10, तो ये हो गया 25 इंटू 10, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 250 जूल्स। क्लियर है? सो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 250 जूल्स माइनस 40 जूल्स, so that will be 210 जूल्स, ठीक है। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाउ मच वर्क, तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 210 जूल्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर मत देखिए, अपने पेपर पे देखिए,
मुझे नहीं लगता आपको 100% मिलने वाला है। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है भाई साहब, दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट विल बी द, तो आपका देखो यहाँ पे हाइट है, हाइट ऑफ द बॉडी। सो लेट्स से ये कितना है, आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, ठीक है, ऑफ अ बॉडी ऑफ मास। यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है, 1 kg केप्ट एट अ हाइट ऑफ, ये हाइट कितना दिया हुआ है आपका 5 मीटर। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh। सो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 1 kg इंटू g की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h की वैल्यू हो गई 5 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 50 kg मीटर पर सेकेंड को, ये सब आपका भाई साहब जूल्स में आ जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट 50 जूल्स। क्लियर है? सिंपल सा सवाल। A bag of wheat weighs 200 kg. To what height should it be raised so that the potential energy might be 9800 joules? तो potential energy यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 9800 joules दिया हुआ है। Mass of the bag is how much, 200 kg। आपको किस हाइट पे लेकर जाए हम यहाँ पे, तो ये बन जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको g का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो mgh की वैल्यू है आपकी पोटेंशियल एनर्जी की, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन mg। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ पे, 9800। मास कितना है भाई साहब आपका, 200। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 9.8, तो ये हो गया आपका h। ठीक है, ये दोनों हो गए आपके कैंसिल, ये भाई साहब इधर आ गया, तो इधर एक ज़ीरो बढ़ गया, 98, ये हो गया 10, 2 और ये हो गया 5, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 5 मीटर्स। ठीक है, सो देयरफॉर आपको किस हाइट पे लेकर जाना है, इट हैज़ टू बी रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स। क्लियर है? आर वी क्लियर?